हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ के यादव, टीम केमिस्ट्री। आज अपन बच्चों जो अपनी जो एक सीरीज चल रही थी ना बोर्ड एग्जाम के लिए, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे अपने क्लास 12th में, जो राजस्थान बोर्ड आरबीएसई सीबीएसई, उसमें टोटल बच्चों अपन जो एग्जाम में चैप्टर आते हैं वो 10 चैप्टर आते हैं। उसमें से एक चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया। कौन सा चैप्टर? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। इसी श्रृंखला में या इसी कड़ी में आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो कौन सा चैप्टर है? एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इससे आपकी एग्जाम में कम से कम आपकी एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम हो चाहे नीट एग्जाम हो। नीट एग्जाम में थोड़ा इसका एवरेज कम रहता है, कम से कम नीट में 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और बहुत ही आसान या सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वेरी आसान चैप्टर होता है। कम से कम आपकी एनसीईआरटी में 15 पन्ने दे रखे हैं। स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप जैसे इस चैप्टर को स्टडी करते हो, स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप जैसे इस चैप्टर को मतलब रीडिंग करना स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट होता है आपको जीओसी आनी चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो एक प्रकार से क्लास 11th में उसका कंप्लीट डिस्कस किया जाता है। इसके बाद में आपको बच्चों जितने भी नेम रिएक्शन दे रखी है, जो नाम वाली अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शंस दे रखी है, उन रिएक्शंस का जो रिएक्टेंट क्या होता है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में एक प्रोसेस आता है रिएजेंट, वो किस प्रकार से उनमें रिएजेंट होते हैं। जितने भी रिएजेंट होते हैं उन रिएजेंटों के आपको काम पता होनी चाहिए। और अपन बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे एक मेरा बेस्ट मोटिवेशन है लाइफ में सक्सेस होने का, जैसे अपन किसी पत्थर को चोट मारते हैं, पहली चोट में पत्थर नहीं टूटा, दूसरी चोट में पत्थर नहीं टूटा और तीसरी चोट में भी पत्थर नहीं टूटा और चौथी चोट में पत्थर टूट गया, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो अपन ने फर्स्ट चोट, सेकंड चोट और थर्ड चोट, तीनों ही चोटों का उतना ही योगदान है बच्चों जितना चौथी चोट का योगदान है। हाँ, अपन ये मानते हैं कि अपने को वो टूटता हुआ चौथी चोट में दिखाई देता है, लेकिन बच्चों वो सारे एफर्ट्स फर्स्ट चोट में अपने को तोड़ने की, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी उस माइलस्टोन या पत्थर को, तो वो नहीं टूटा, दूसरी में भी नहीं टूटा, तीसरी चोट में भी नहीं टूटा, लेकिन चौथी चोट में वो पत्थर टूट गया। तो उन बाकी जितनी जो 3 चोटें होती हैं उनका भी उतना ही योगदान होता है जितना चौथी चोट का। हाँ, ये मानते हैं कि अपने को वो चौथी चोट में टूटा हुआ दिख रहा है, लेकिन उतना ही योगदान होता है जितना फर्स्ट चोट का होता है, सेकंड चोट का और थर्ड चोट का। आज अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। काफी आसान चैप्टर होते हैं आपकी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं और काफी आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर आज अपन इस चैप्टर को वन शॉट के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। एग्जाम में डायरेक्ट मैं कम से कम 10 क्वेश्चंस एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के कराऊंगा। वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इन पीडीएफ से, इन 10 क्वेश्चंस में से ही कोई एक क्वेश्चंस होगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से 1 बाय 1 चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट चीज अपनी एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में सबसे पहले एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। एल्कोहल का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। एल्कोहल का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है या कॉमन फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, जैसे CH3 CH2OH, OH ग्रुप कहीं दिखाई दे देता है तो वो एक प्रकार से एल्कोहल होता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है बच्चों, ये एल्कोहल होता है, ठीक है। इस प्रकार से यदि एक वलय में, एक रिंग में OH ग्रुप कहीं दिखाई दे देता है, उसको बच्चों इसको एल्कोहल नहीं बोलते, इसको एक प्रकार से फिनोल बोलते हैं, ठीक है। इसको फिनोल बोलते हैं। और ऐसा कहीं आपको दिखाई दे देता है उसको एक प्रकार से, यहां देखो किस प्रकार, किसी भी प्रकार की एक रिंग एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं हो रही ना, तो OH ग्रुप जुड़ रहा है, उसको एक प्रकार से एल्कोहल बोलते हैं। ऐसा भी आपको कहीं दिखाई दे दे तो भी उसको एल्कोहल बोलेंगे। CH2OH ग्रुप, इसको भी एक प्रकार से बच्चों एल्कोहल बोलेंगे। एल्कोहल एक प्रकार से
वेरी सिंपल आइडेंटिफिकेशंस होती है, पहचानने के लिए बहुत सिंपल तरीके से अपन एल्कोहल की आइडेंटिफिकेशंस कर सकते हैं। आपके एग्जाम में एल्कोहल का फॉर्मूला पूछ सकता है, एल्कोहल का सूत्र पूछ सकता है। दूसरी बात, एलाइलिक एल्कोहल किसे बोलते हैं, एलाइलिक एल्कोहल किसे बोलते हैं। एलाइलिक एल्कोहल बच्चों वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपस में जुड़े होते हैं, उससे कोई sp3 कार्बन जुड़ा हो और फिर उससे कोई OH ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसको एक प्रकार से एलिलिक एल्कोहल बोलते हैं। तो डेफिनेशंस क्या हो जाएगी, एलाइलिक एल्कोहल की डेफिनेशंस क्या हो जाएगी बच्चों। एक बार आपकी एग्जाम में सिंपल से आधे नंबर का क्वेश्चन पूछा था, बेंजाइलिक एलाइलिक एल्कोहल में OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ में जुड़ा होता है उस कार्बन की संकरणावस्था या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ OH ग्रुप अटैच, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट या संकरणावस्था एक प्रकार से बच्चों sp3 होती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में एक प्रकार से सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि पाई बॉन्ड एक प्रकार से वीक बॉन्ड होते हैं और कमजोर बंदे कभी भी संकरणावस्था या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो डेफिनेशंस पूछेगा आपसे एग्जाम में, एलाइलिक एल्कोहल किसे कहते हैं, डेफिनेशंस पूछेगा एलाइलिक एल्कोहल किसे कहते हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या द्विबंध आपस में जुड़े होते हैं, फिर उससे कोई sp3 कार्बन जुड़ा होता है, फिर उससे कोई OH ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसको एक प्रकार से एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, इसी टाइप से दूसरी बात सुनो आप, इसी का एक सेकंड टाइप है बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल किसे बोलते हैं, बेंजाइलिक एल्कोहल की डेफिनेशंस भी बहुत ही सिंपल है। बेंजाइलिक नाम से पता पड़ रहा है कि यहाँ पे कोई एक प्रकार से बेंजीन रिंग होगी, ये बेंजीन रिंग है, इससे कोई sp3 कार्बन जुड़ा होता है, फिर उससे कोई OH ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसको एक प्रकार से बेंजाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। डेफिनेशंस क्या हो जाएगी बच्चों, परिभाषा क्या हो जाएगी बेंजाइलिक एल्कोहल की, कि बेंजीन वाले बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच sp3 कार्बन, फिर उससे कोई डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसको एक प्रकार से बेंजाइलिक एल्कोहल बोलते हैं, बेंजाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन वाले या एरोमेटिक वाले से कोई sp3 कार्बन जुड़ा हो, फिर उससे कोई OH ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसको एक प्रकार से बेंजाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। ध्यान से अच्छे से इन चीजों को समझना है। तथा OH ग्रुप जिस कार्बन से के साथ में जुड़ा होता है उस कार्बन की संकरणावस्था क्या होती है, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। एलाइलिक एल्कोहल में OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ में जुड़ा होता है उस कार्बन की संकरणावस्था sp3 होती है, और बेंजाइलिक एल्कोहल में OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ में जुड़ा होता है उस कार्बन की संकरणावस्था sp3 होती है। ठीक है, अच्छे से इन दोनों डेफिनेशंस को याद करना, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट डिस्कस क्या हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देना, क्या बोला है मैंने, फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, अच्छे से इसको डिफाइन करना है अपने को, कि एल्कोहल की अपने को आइडेंटिफिकेशंस पता होनी चाहिए बच्चों। आपके पास में बहुत सारे कंपाउंड्स दिए हुए होते हैं, उनमें से आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा एल्कोहल होता है। यदि बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको वो एल्कोहल नहीं होता, वो एक प्रकार से फिनोल होता है। अच्छे से अपने को कितने भी कंपाउंड्स दिया होता है उनको अच्छे से अपने को आइडेंटिफाई करना है, उनमें से कौन सा एल्कोहल ग्रुप होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी एल्कोहल का फॉर्मूला एलाइलिक एल्कोहल, ये इंग्लिश मीडियम वाले को बता रहा हूं। एक होता है विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल की डेफिनेशन या परिभाषा होती है बच्चों, यदि या इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अटैच डायरेक्ट OH ग्रुप, उसको एक प्रकार से विनाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। विनाइलिक एल्कोहल में OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ में जुड़ा होता है उस कार्बन की संकरणावस्था sp2 होती है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड ये होता है और 1 डबल बॉन्ड इक्वल टू 1 सिग्मा, और 1 पाई, 1 ट्रिपल बॉन्ड इक्वल टू 1 सिग्मा और 2 पाई। पाई कभी भी जितने भी मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनमें सिग्मा हमेशा एक ही होता है, सिग्मा हमेशा एक ही होता है। सिग्मा एक प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में पार्टिसिपेट करता है, पाई कभी भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करता। अच्छे से इन चीजों को समझना है। इसके बाद में अपने को बेंजाइलिक एल्कोहल के बारे में पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बारे में अच्छे से पढ़ना है। सिंपल ईथर, सरल ईथर किसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। सिंपल ईथर क्या होता है, जैसे ये ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट साइड में, ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट साइड में, ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट साइड में यदि सेम ग्रुप अटैच होते हैं, समान प्रकार के ग्रुप जुड़े होते हैं,
तो उसको एक प्रकार से सिंपल ईथर या सरल ईथर बोलते हैं। और सम्मित, सरल सम्मित, सिमेट्रिकल, एक प्रकार से सिमेट्री हो जाती है ना, सेम ग्रुप अटैच होने चाहिए ऑक्सीजन के लेफ्ट या राइट साइड में। असममित ईथर किसे बोलते हैं, या एसिमेट्रिकल ईथर किसे बोलते हैं। एसिमेट्रिकल ईथर में होता है बच्चों, जैसे ऑक्सीजन हो गए, यहाँ एक प्रकार से लेफ्ट और राइट साइड में डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। यहाँ जैसे इस ग्रुप को बोलते हैं एथिल ग्रुप, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट साइड में एक प्रकार से डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं, तो उसको एक प्रकार से असममित ईथर या एसिमेट्रिकल ईथर भी बोला जाता है। अच्छे से इन डेफिनेशंस को पढ़ना है आपको आइडेंटिफाई करना है, इन चीजों को आपको पहचान करनी है कि कौन सा सिंपल ईथर है और कौन सा एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स ईथर है, कौन सा सरल ईथर है। सरल ईथर क्या होता है, ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट साइड में, ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट साइड में यदि सेम ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको एक प्रकार से सरल ईथर या सम्मित ईथर बोलते हैं। और यदि ऑक्सीजन के लेफ्ट या राइट साइड में डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, जैसे एक ग्रुप एथिल जुड़ गया, एक मेथिल जुड़ गया, तो उसको एक प्रकार से एसिमेट्रिकल ईथर या कॉम्प्लेक्स ईथर बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चंस अपना कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दिया आपका। ठीक है, अच्छे से इसमें क्या क्या, इसमें कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, उनको आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से उनको याद करना है। उनमें से एक चीज याद करना कि उसमें संकरण अवस्था या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का क्वेश्चंस पूछा जाता है। अपने पास में फिल्म ब्लैंक्स का क्वेश्चंस आता है, अपने पास में कुछ कॉलम दे देता है, उसमें आपको फिल करना रहता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात सुनो आप, नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें देखो क्या दे रखा है आपको, आईयूपीएससी से आपकी एग्जाम में, आईयूपीएससी मामला दे तो 11th में रखा है, लेकिन बच्चों उसके एप्लीकेशन क्लास 12th में भी दे रखे हैं। और आईयूपीएससी का एक क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चंस होता है। नीट में भी एक क्वेश्चंस आईयूपीएससी से आता है। आईयूपीएससी वेरी सिंपल टॉपिक ऑफ एग्जाम में बहुत ही सरल टॉपिक होता है आईयूपीएससी। इसमें देखो एल्कोहल के कौन से आईयूपीएससी फिक्स पूछता है, इनमें जो दे रखे हैं ना, इन्हीं में से कोई एक आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। आईयूपीएससी से रिलेटेड आपके एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक पूछा जाएगा। कुछ एल्कोहल के सामान्य नाम तथा आईयूपीएससी नाम, आईयूपीएससी नेम ऑफ एल्कोहल एंड कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल। आपको एल्कोहल के आईयूपीएससी नाम या कॉमन नेम अच्छे से याद करना है। एनसीईआरटी के इंटेक्स में दे रखे हैं उनके, एक तो इंटेक्स में कॉमन नेम दे रखा है, एक साइड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक साइड में कॉमन नेम और दूसरी साइड में उनके आईयूपीएससी नेम दे रखे हैं। तो आपको जैसे क्वेश्चंस पूछ ले, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का कॉमन नेम क्या होता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये तो एक प्रकार से सामान्य नाम ही है, कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका अपने को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आइसो क्या होता है, CH ग्रुप पे, आइसो का मतलब होता है CH ग्रुप पे यदि अपने पास में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, या जिसकी सेकंड लास्ट पोजीशंस पे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, या मेरा एक सिंपल सा एक पहचानने का तरीका है कि CH पे यदि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, CH पे यदि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, तो उसको बच्चों एक प्रकार से आइसो बोलते हैं। आइसो प्रोफिल, प्रोपाइल का मतलब होता है 3 नंबर की कार्बन की स्ट्रक्चर होनी चाहिए और उस पे OH ग्रुप होना चाहिए। ये इसका एक प्रकार से बच्चों ये स्ट्रक्चर हो गई, आइसोप्रोपिल एल्कोहल की स्ट्रक्चर हो गई। आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल का आईयूपीएससी नाम क्या होगा। ये सबसे आईयूपीएससी के लिए सबसे पहले देखा जाता है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, फिर इसकी नंबरिंग करते हैं बच्चों। ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, लेफ्ट साइड से करो या राइट साइड से करो, ये 2 ही पोजीशंस पे आ रहा है, तो 1 2 3। तो आईयूपीएससी के लिए सबसे पहले अपने पास में कोई सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी समूह जुड़ नहीं रहा, प्रतिस्थापी समूह जुड़ नहीं रहा, तो यहाँ एक प्रकार से मेन फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल जुड़ रहा है। एल्कोहल का एक प्रकार से जो सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है, वो ओल होता है। तो प्रोपेन 3 नंबर की कार्बन की श्रृंखला के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और 2 पोजीशंस पे ओल, तो इसका आईयूपीएससी नेम हो जाएगा बच्चों प्रोपेन 2 ओल। इसके बाद में एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइलिक एल्कोहल, इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि सेकंड पोजीशंस पे OH ग्रुप जुड़ रहा है,
सेकंड पोजीशंस की वैलेंसी ओपन है, उस पे OH ग्रुप जुड़ रहा है, टोटल 4 नंबर के कार्बन की चयन दे रखी है। देखो द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइलिक एल्कोहल CH3 CH CH2 CH3, इसको एक प्रकार से सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल बोला जाता है। IUPAC के लिए बच्चों नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप 2 पोजीशंस पे जुड़ रहा है, यहाँ 3 पे जुड़ रहा है, तो अपने को सबसे निकटवर्ती पोजीशन से करनी है। तो 2 पोजीशंस पे जुड़ रहा है 4 कार्बन के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड एल्केन, एल्केन का जो सफिक्स होता है उसको एन बोला जाता है, ब्यूट एन टू ओल, ठीक है, इसका ये IUPAC नेम हो गया ब्यूटेन टू ओल। अच्छे से पढ़ना है, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आ जाएगा, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। इन्हीं में से ये 4 एल्कोहल के IUPAC नाम दे रखे ना, 4 कॉमन एल्कोहल के नाम लिख रखे, उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। इसके बाद में देखो बच्चों, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइलिक एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइलिक एल्कोहल, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, अच्छे से समझो, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो टर्सरी का मतलब होता है 3, ब्यूटाइलिक का मतलब होता है 4, तो जो 4 डिग्री का, ये देखो CH3, ये देखो CH3 और ये कार्बन यहां से OH ग्रुप जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइलिक एल्कोहल। ये 3 कार्बन हो गए, यहाँ एक चतुर 4 से जुड़ गए, ये तीनों देखो यहाँ जुड़ रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं एक प्रकार से टर्सरी ब्यूटाइलिक एल्कोहल। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 मिथाइल। 2 पोजीशंस पे ये प्रफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ रहा है, तो उसका एक प्रकार से पूर्व नगन या प्रफिक्स लिखा जाता है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन सिंगल बॉन्ड के लिए N, 2 पोजीशंस पे एल्कोहल, एल्कोहल का OH का एक प्रकार से सफिक्स होता है, एल्कोहल का जो सफिक्स या अनुलग्न जो शब्द के बाद में लगाया जाता है वो लगाया जाता है OL, ओल। इसके बाद में बच्चों आपके एग्जाम में ग्लिसरॉल के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ग्लिसरॉल इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लिसरॉल के बारे में एक वेरी फेमस क्वेश्चन है कि किसकी श्यानता या विस्कोसिटी मैक्सिमम होती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम विस्कोसिटी ऑफ गिवन कंपाउंड। तो एक प्रकार से जिसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप ज्यादा होते हैं उसकी विस्कोसिटी या श्यानता भी ज्यादा होती है। एक वेरी फेमस क्वेश्चन है, द्रव का धीरे धीरे बहने का गुण, उसको एक प्रकार से श्यानता या विस्कोसिटी बोलते हैं। ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप होते हैं तो उसकी विस्कोसिटी भी मैक्सिमम होती है या श्यानता ज्यादा होती है। ग्लाइसरॉल ये एक प्रकार से अपन जैसे मसाज वगैरह कराते हैं तो जो चेहरे पे एक प्रकार से ग्लाइसरॉल लगाते हैं, क्योंकि उससे एक प्रकार से स्किन सॉफ्ट हो जाती है, उसको काटने में बहुत आसानी होती है। CH2OH CHOH CH2OH, इसका ये तो एक प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर हो गई, किसकी, ग्लाइसरॉल की। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर होगी, IUPAC नेम देखो प्रोपेन 1 2, या तो तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप को IUPAC में काउंट करो, या फिर तीनों ही काउंट नहीं हो रहे तो उसका इस प्रकार से लिखो, तीनों ही काउंट हो रहे ना 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3, 3 के लिए ट्राई और कौन जुड़ रहा है, एल्कोहल। एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो ओल होता है। इसके बाद में आपके एग्जाम में एक ये भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। कभी कभी पूछे तो आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछ सकता है कि ग्लाइकोल किसे बोला जाता है, ग्लाइकोल की स्ट्रक्चर क्या होती है। ग्लाइकोल में CH2OH ये एक प्रकार से एथिन ग्लाइकोल की स्ट्रक्चर है। एथेन ग्लाइकोल 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N और OH ग्रुप के लिए डाइओल। इथेन 1,2 डाइओल, इथेन 1,2 डाइओल, यह इसका कॉमन नेम हो गया ग्लाइकोल। ग्लाइकोल एक प्रकार से जैसे बर्फीले इलाकों में जो गाड़ियां वगैरह उनके रेडिएटर जाम हो जाते हैं उसमें एक प्रकार से ग्लाइकोल का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किरसोल की स्ट्रक्चर पूछ सकता है आपको, किरसोल की, इनमें से एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा, अच्छे से पढ़ना, इनमें से एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा और पूछेगा कि कौन सी किरसोल की स्ट्रक्चर है जिसमें OH ग्रुप, यदि ऑर्थो पोजीशंस पे CH3 ग्रुप जुड़ जाता है इसको बोलते हैं ऑर्थो किरसोल, ठीक है।
यदि एक प्रकार से ये OH मेटा पोजिशंस पे जुड़ जाता है या मेटा पे जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं मेटाक्रिसोल, और पेरा पे जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं पेराक्रिसोल। जैसे ये CH3 ग्रुप एक प्रकार से इसके सापेक्ष पेरा पोजिशंस पे जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं पेराक्रिसोल। ठीक है, कैटेकोल किसे बोलते हैं? कैटेकोल की स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में पूछेगा। कैटेकोल इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम। कैटेकोल OH ग्रुप यदि सेम या पास में जुड़े होते हैं, OH ग्रुप सेम इस जगह जुड़े होते हैं, यानी ऑर्थो पोजीशंस के सापेक्ष देखा जाता है तो उसको कैटेकोल बोलते हैं। और रिसोर्सिनोल में एक प्रकार से OH ग्रुप के बीच में गैप होता है, यानी OH ग्रुप एक प्रकार से मेटा पोजीशंस पे जुड़ा होता है तो उसको एक प्रकार से रिसोर्सिनोल बोलते हैं। और हाइड्रोक्विनोन में एक प्रकार से जो OH ग्रुप होता है वो एक प्रकार से पेरा पोजीशंस पे जुड़ा होता है, उसको एक प्रकार से हाइड्रोक्विनोन बोला जाता है। इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए बच्चों। स्ट्रक्चर के साथ में आपको इनके IUPAC नेम भी अच्छे से रीडिंग होनी चाहिए। एनिसोल की स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है, कभी कभी एग्जाम में आपको एनिसोल की स्ट्रक्चर पूछे, तो आप ऐसे बना के आ जाना एनिसोल की स्ट्रक्चर। एक तो बेंजीन रिंग और उसके OCH3 ग्रुप ऐसा कहीं जुड़ जाए तो उसको एक प्रकार से एनिसोल बोलते हैं। ठीक है, एनिसोल का मेथोक्सीबेंजीन इसका IUPAC नेम हो गया। इसके सापेक्ष ही एक फेनिटोल भी आपकी NCERT में दे रखा है। फेनिटोल की स्ट्रक्चर होती है बच्चों ये बेंजीन रिंग और उसकी OC2H5, उसको एक प्रकार से फेनिटोल बोलते हैं, या इसका IUPAC नेम हो जाएगा एथोक्सीबेंजीन। ठीक है, अच्छे से इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए और स्ट्रक्चर के साथ में इनके IUPAC नेम भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस ध्यान से मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना आपको। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में बंद कोण तथा OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी संकरावस्था ज्ञात कीजिए। एल्कोहल, फिनोल, ईथर में बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि ईथर में वो एल्कोहल, फिनोल, ईथर में बॉन्ड एंगल एक प्रकार से 111 डिग्री का होता है। सबसे कम एल्कोहल, फिनोल, ईथर। एल्कोहल में सबसे कम होता है बॉन्ड ऑर्डर, फिर फिनोल में, फिर ईथर में तो 111 डिग्री होता है, 111 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। हाइब्रिड ये रिएक्शंस अच्छे से पढ़ना है आपको। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अच्छे से पढ़ना है। इस रिएक्शंस में एक प्रकार से जो OH ग्रुप होता है उसका एडिशंस, एक प्रकार से जो OH ग्रुप होता है उसका एडिशंस, OH ग्रुप होता है उसका एडिशंस, OH ग्रुप का एडिशंस एक प्रकार से एंटी मार्कोनिकोव नियम के अकॉर्डिंग होता है। और एंटी मार्कोनिकोव नियम के अकॉर्डिंग इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशंस आपकी NCERT में रिएक्शंस दे रखी है। OH ग्रुप एक प्रकार से एंटी मार्कोनिकोव नियम के अकॉर्डिंग जुड़ता है और बच्चों इसमें किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास संभव नहीं है। अच्छे से इस रिएक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, इस रिएक्शंस को। इसके बाद में कुछ ग्रिग्नार अभिकर्मक से एल्कोहल की अभिक्रियाएं अच्छे से आपकी NCERT में दे रखी है, उनको पढ़ना है। NCERT में 3 दे रखी है, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, एक अदर एल्डिहाइड के साथ में क्या बनता है, एक कीटोन के साथ में RMGX या ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रियाएं आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्या आ सकता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। फिनोल इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। फिनोल में किसी भी प्रकार का एसिडिक ग्रुप अटैच नहीं होता, फिर भी फिनोल को यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि किसको एक प्रकार से कार्बोलिक एसिड बोला जाता है तो वो एक प्रकार से फिनोल को बोला जाता है। ठीक है, फिनोल को कार्बोलिक एसिड बोला जाता है। यदि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस NaOH के साथ में करवा दी जाए, यदि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस NaOH यानी
इसकी एसिड की रिएक्शंस बेस के साथ में करवा दिया जाता है 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम प्रेशर पे। तो यहाँ से तो HCl रिमूव हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शंस हो जाती है, ठीक है। हेलोएरिन से फिनोल का निर्माण बनाने का मेथड है। फिर इसकी रिएक्शंस HCl के साथ में करवा दो, इसकी रिएक्शंस HCl के साथ में करवा दो, तो ये तो हो गया बेस, ये हो गया एसिड, तो ये रिलीज हो जाएंगे और एक प्रकार से फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हेलो एल्केन से हेलोएरिन से किस प्रकार से फिनोल की फॉर्मेशंस होती है, तो इस प्रकार से फिनोल की फॉर्मेशंस हेलोएरिन से होती है। ये रिएक्शंस अच्छे से पता होनी चाहिए, कई बार आपकी एग्जाम में, कई बार कंपटीशन से एग्जाम में इस रिएक्शंस को पूछ लिया, या तो यहाँ रिएजेंट की अनुपस्थिति या एब्सेंट लगा दिया जाता है, या फिर कभी प्रोडक्ट की एब्सेंट लगा दिया जाता है, या कभी इसको मल्टीपल स्टेप में इस रिएक्शंस को पूछ लिया जाता है कि आपको इस रिएक्शंस को मल्टीपल स्टेप में किस प्रकार से सोल्व करना है। अच्छे से इन चीजों को समझते हुए चलो बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शंस देखो, ध्यान से समझो चीजों को, ध्यान से आप समझते चलो, ठीक है। इसके बाद में यदि बेंजीन की रिएक्शंस अपन H2S2O7, इसको बोलते हैं बच्चों ओलियम या मार्शलेस, या इसको बोलते हैं ओलियम, ठीक है, ओलियम बोला जाता है H2S2O7 को। इसके साथ में करवाते हैं तो इसमें एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3H। फिर इसकी रिएक्शंस NaOH और H+ NaOH के साथ में करवा दिया जाता है। इसकी रिएक्शंस ध्यान से देखो, मैं आपको दिखा देता हूं इसकी रिएक्शंस बच्चों, इसकी रिएक्शंस NaOH के साथ में करवा दिया जाता है, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शंस ओलियम H2S2O7 SO3 एक प्रकार से इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती बन गया। फिर इसकी NaOH के साथ में रिएक्शंस या हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं ONA। फिर जैसे ही अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ से H2O रिमूव हो गया। फिर फिनोल की फॉर्मेशंस की ये मेथड होता है, फिनोल फॉर्मेशंस के मेथड होता है। एक वेरी फेमस रिएक्शंस एनिलीन की रिएक्शंस, ये आपकी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया, ठीक है। एनिलीन की रिएक्शंस यदि नाइट्रस एसिड NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे एनिलीन की रिएक्शंस करवाया दिया जाता है तो एक प्रकार से इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एक प्रकार से अनस्टेबल होता है जिसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। ये क्वेश्चंस नीट 2025 में आया है, ये क्वेश्चंस नीट 2025 में आया है कि डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस 273 से 278 केल्विन पे करवाते हैं। वैसे डाइएजोनियम क्लोराइड एक प्रकार से स्टेबल स्पीसीज होता है, लेकिन इसकी रिएक्शंस अगर हाई टेम्परेचर पे करवा दिया जाता है तो इसका ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ से H2 हाइड्रोलाइसिस H+ होता है और OH- होता है। H+ तो एक प्रकार से इस Cl के साथ में रिमूव हो जाएगा, HCl बन जाएगा, HCl बन के रिमूव हो जाएगा। इसके बाद में N2 नाइट्रोजन एक गुड लिविंग होता है जो एक प्रकार से गैसीय फॉर्म में रिमूव हो जाता है। OH ग्रुप इस बेंजीन पे जुड़ जाता है तो एक प्रकार से फिनोल की फॉर्मेशंस हो गई, ठीक है। N2 गैस रिमूव हो गया, HCl रिमूव हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट बात समझो आप, नेक्स्ट बात समझने की कोशिश करो आप, नेक्स्ट चीजों को समझने की कोशिश करो। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कि क्यूमीन से अपन किस प्रकार से फिनोल का निर्माण करते हैं, क्यूमीन से किस प्रकार से फिनोल की फॉर्मेशंस करती है। सबसे पहले तो क्यूमीन क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आपके एग्जाम में बहुत बार इस रिएक्शंस को पूछ लिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। क्यूमीन क्या होता है बच्चों, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को एक प्रकार से क्यूमीन बोलते हैं। आइसो का मतलब होता है CH पे दो मिथाइल ग्रुप का जुड़ना, CH पे 2 मिथाइल ग्रुप का जुड़ना, उसको आइसो बोलते हैं। आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका सिंपल नेम होता है क्यूमीन और ये इसका IUPAC नेम हो गया। आइसोप्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शंस O2 के साथ में करवा दिया जाता है तो ये O2 एक प्रकार से इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। ये एक प्रकार से ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाता है तो ये एक प्रकार से बीच में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशंस हो गई क्यूमीन हाइड्रोफ्रोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोफ्रोक्साइड, अब प्रोक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड का आपस में अटैचमेंट होना, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आपस में जुड़ गए, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एक प्रकार से फिनोल का फॉर्मेशंस होता है, फिनोल का निर्माण होता है। बच्चों कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया गया कि क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड के बाद में जैसे ही क्यूमीन के अपन रिएक्शंस करवाते हैं तो उसमें फिनोल के अलावा एक बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, तो वेरी फेमस बाई प्रोडक्ट बनता है एसीटोन। एसीटोन वेरी फेमस बाई प्रोडक्ट
इस रिएक्शंस में बनता है। तो ध्यान से समझ लीजिए, क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शंस O2 के साथ में करवा देते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ डाल दिया जाता है। फिर एक ये नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, ये बीच वाला अपने को पूछा था, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये बीच वाला इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो फिनोल की फॉर्मेशन प्लस एसीटोन की फॉर्मेशन होती है। अच्छे से इस क्वेश्चन को आप समझते चलो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी एग्जाम के लिए, एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट एनसीईआरटी के पूरे पर्सन करना है सोल्व। एनसीईआरटी में बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस दे रखे हैं ना बच्चों, क्वथनांक बिंदु के क्वेश्चंस दे रखे हैं। बॉइलिंग पॉइंट से आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन फिक्स है। बॉइलिंग पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट के जितने भी एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, जो क्वथनांक बिंदु होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो अणुभार के सीधे समानुपाती होता है। ये तो अपन हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स चैप्टर में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एक अलग ही कंसेप्ट आ जाता है कि मोलिकुलर वेट सेम हो जाता है तो वहां पे ब्रांचें देखी जाती है। अगर ब्रांचें जिसमें ज्यादा होती है उसका सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो बच्चों वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी कम हो जाएगा, जिससे वांडरवाल ऑफ फोर्स और अट्रैक्शंस जो बंद होते हैं वो कम हो जाएंगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट चलता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मैक्सिमम होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अदर हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें एक प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, बॉन्ड बन गया। बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों इंक्रीज हो जाता है। तो ध्यान से जितने भी बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उनको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही केयरफुल चीजों को समझते हुए, आप चीजों को समझोगे, चीजें समझोगे तो फिर वो सोल्व भी हो जाएगी। उन चीजों को समझ के सोल्व करना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, एल्कोहल के एस्टरीकरण की दर, एल्कोहल के एस्टरीकरण की दर, एस्टरीफिकेशंस ऑफ एल्कोहल, एस्टरीफिकेशंस ऑफ एल्कोहल। अच्छे से ध्यान से समझना, एल्कोहल के एस्टरीकरण की दर, एल्कोहल के एस्टरीकरण की दर या रेट ऑफ एस्टरीफिकेशंस ऑफ एल्कोहल, रेट ऑफ एस्टरीफिकेशंस ऑफ एल्कोहल, जिसमें एल्कोहल के एस्टरीफिकेशंस में 1 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट एस्टरीफिकेशंस करता है, इसके बाद में 2 डिग्री एल्कोहल, फिर 3 डिग्री एल्कोहल। अगर बच्चों अपने इनको डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण के ऑर्डर को देखते हैं, डिहाइड्रेशन के ऑर्डर को देखते हैं एल्कोहल में, तो उसमें 3 डिग्री एल्कोहल एक प्रकार से 3 डिग्री एल्कोहल की जो डिहाइड्रेशन रेट होती है वो सबसे ज्यादा होती है 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल। क्यों होती है? क्योंकि 3 डिग्री में जो OH ग्रुप होता है, 3 डिग्री में कार्बोकेटाइन में जो OH ग्रुप होता है उसको निकालने के बाद में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो एक प्रकार से मोर स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम एक प्रकार से मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं या मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, वो एक प्रकार से स्टेबल हो जाता है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे, यदि आपसे क्वेश्चंस पूछे कि एल्कोहल के एस्टरीफिकेशंस या एस्टरीकरण की दर क्या होती है, तो उसमें 1 डिग्री एल्कोहल मैक्सिमम कर देना, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, फिर 3 डिग्री एल्कोहल। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ ले कि डिहाइड्रेशंस का ऑर्डर क्या होता है, एल्कोहल के निर्जलीकरण का ऑर्डर या डिहाइड्रेशंस का ऑर्डर क्या होता है, तो डिहाइड्रेशंस का ऑर्डर होता है 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल। क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल में OH ग्रुप को हटाने के बाद में, OH ग्रुप को जैसे अपन रिमूव करते हैं, OH ग्रुप को रिमूव करने के बाद में एक प्रकार से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, जो एक प्रकार से उसमें मैक्सिमम ग्रुप मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं या एथिल ग्रुप अटैच होते हैं, वो 2 डिग्री और 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद में फिनोल की तथा फिनोक्साइड आयन की अनुनादी स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। फिनोल की आपको जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनकी स्ट्रक्चर आपको बनाना आनी चाहिए। इसके बाद में फिनोक्साइड आयन, जैसे यहाँ फिनोल से OH ग्रुप हटा दिया तो एक प्रकार से ये फिनोक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस मोर स्टेबल होता है। ये फिनोक्साइड आयन अनुनाद के कारण सबसे ज्यादा स्थायी होता है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए। फिनोल की अम्लता, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल तथा pKa, जो Ka एक प्रकार से pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है।
के एक प्रकार से एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और पीके एक प्रकार से एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, यानी पीके बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस भी आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% आपके एग्जाम में एसिडिक स्ट्रेंथ या अम्लीय सामर्थ्य का क्वेश्चंस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये कई सालों का ट्रेंड चल रहा है कि ये फिक्स कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ आपको एक तो इसमें पढ़ना है बच्चों, एल्काइन में पढ़ना है, एल्काइन में एथाइन का एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ना है। इसके बाद में एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल फिनोल चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में, तीन ही जगह आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। कौन कौन से में? एक तो एथाइन या एल्काइन में पढ़ना है, इसके बाद में फिनोल में पढ़ना है, इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में भी आपको इन एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करना है। और कई बार आपके एग्जाम में एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस आते हैं। ये फेमस ही टॉपिक होते हैं बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये फिक्स क्वेश्चंस है। इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो एलिफेटिक पोजीशंस में पूछे या फिर एरोमेटिक पोजीशन में पूछे, फिक्स क्वेश्चंस है। एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, ये भी पढ़ लेना, क्योंकि OH हटाने के बाद में, एसिड H हटाने के बाद में जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू एल्कोहल, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स में H हटाने के बाद में स्टेबिलिटी आती है ना, वो रेजोनेंस की वजह से आती है। एनसीईआरटी में प्रश्न दे रखे हैं, उनको सोल्व करो। Ka एक प्रकार से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी Ka बढ़ेगा तो Pka डिक्रीज हो जाएगा, एक प्रकार से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अम्ल सामर्थ्य या एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल की ज्यादा होती है। एसिडिक, आपसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे कि एल्कोहल और फिनोल में मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है, तो आपको आंसर बताना है कि फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि फिनोल में अपन H हटा देंगे, H हटाने के बाद में जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है वो एक प्रकार से मोर स्टेबल होता है, क्योंकि उसको रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल बना देता है बच्चों। और जो एल्कोहल में अपन वो H हटाने के बाद में जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है उसमें किसी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं होता। रेजोनेंस नहीं होता तो वहां कभी किसी प्रकार की स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी, तो एक प्रकार से लेस एसिडिक होता है कंपेयर टू फिनोल। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि फिनोल और एल्कोहल में मोर एसिडिक कौन होता है, तो फिनोल मोर एसिडिक कंपेयर टू एल्कोहल। रिमूवल ऑफ H+, यानी H+ हटाने के बाद में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज किस पे आता है? इफेक्टिव। अम्ल सामर्थ्यता का क्वेश्चंस, एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ना है। एसिडिक स्ट्रेंथ एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितने भी जो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। अम्लीय सामर्थ्य के क्वेश्चंस अच्छे से आपको पढ़ना है। एस्पिरिन की स्ट्रक्चर, एस्पिरिन की जो अभिक्रिया होती है उसको अच्छे से पढ़ना है कि फिनोल की किसके साथ में अभिक्रिया कराने पे एस्पिरिन बनता है, जो एक प्रकार से दर्द और बुखार में यूज किया जाता है। ठीक है, एस्पिरिन की स्ट्रक्चर पढ़ना, आपको अच्छे से स्ट्रक्चर्स के बारे में समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके बच्चों एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आ सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चंस ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, अच्छे से पढ़ना है। क्या क्या होता है ल्यूकास टेस्ट? एल्किल क्लोराइड जो एक प्रकार से OH ग्रुप होता है, यानी एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए ल्यूकास टेस्ट होता है, उसमें कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज किया जाता है। ल्यूकास टेस्ट में बहुत बार एग्जाम से ये क्वेश्चंस पूछ लिया कि कौन सा फास्ट ल्यूकास टेस्ट देगा, जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है या उससे ज्यादा स्टेबल एल्कोहल होते हैं वो एक प्रकार से विद इन सेकेंड ल्यूकास टेस्ट देते हैं। इसके बाद में 2 डिग्री 5 से 10 मिनट का समय लेता है, और 1 डिग्री 30 मिनट का वक्त या समय लेता है, या 3 डिग्री एल्कोहल एक प्रकार से इस ल्यूकास टेस्ट के साथ में रिएक्शंस ही नहीं करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टिकोण से ये ल्यूकास टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत बार एग्जामों में, एक साल छोड़ के एक साल, बहुत ही बार एग्जामों में इससे क्वेश्चंस पूछ लिए गए। इसके बाद में आपको कुछ
चीजें याद करनी है बच्चों। क्या याद करना है कि 1 डिग्री एल्कोहल की अपन एनसीईआरटी में 3 इंटेक्स में साइड में ये रिएक्शंस दे रखी हैं, तीनों को अच्छे से पढ़ना है। 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शंस अपन कॉपर 573 के साथ में करवाते हैं तो एक प्रकार से एल्डिहाइड की फॉर्मेशंस होती है, ठीक है। यदि 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शंस कॉपर 573 के साथ में करवाते हैं तो एक प्रकार से कीटोन की फॉर्मेशंस होती है, ठीक है। यदि 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शंस अपन कॉपर 573 के साथ में करवाते हैं तो एक प्रकार से एल्कीन की फॉर्मेशंस होती है। इसको भी अच्छे से पढ़ना है बच्चों। इस 1 डिग्री एल्कोहल की CrO3 के साथ में करवाते हैं तो ये एक प्रकार से एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देता है, यानी इसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता लेकिन फॉर्मल या एल्डिहाइड में इसको कन्वर्ट कर देता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एनसीईआरटी में दे रखा है। इस एल्कोहल को ये एक प्रकार से प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। एक प्रकार से इस एल्कोहल को, ये डबल बॉन्ड को तो टच नहीं करता बच्चों, डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं करता, लेकिन इस एल्कोहल को एक प्रकार से इस एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। यानी मैं कहूं तो पीसीसी प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट इस एल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन नहीं करता, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना करके इसका पार्शियली ऑक्सीडेशन करता है, OH ग्रुप को CHO में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शंस अपन यदि CrO3 के साथ में करवा दिया जाता है, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ में करवा दिया जाता है तो वो एक प्रकार से इस 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कंप्लीट इसका रिडक्शंस न करके उसका पार्शियली रिडक्शंस कर देता है। और 3 डिग्री एल्कोहल के साथ में किसी भी प्रकार की CrO3 रिएक्शंस नहीं करता। अच्छे से इसको पढ़ना है, ये कंपटीशन की दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस होती है। ये नीट का सिलेबस या बोर्ड का सिलेबस एक फिक्स होता है, फिक्स कंसेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही छोटा सिलेबस है लेकिन इसी को बार बार रिवाइज मारना आपको। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना आपको। डाइपोल मूवमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ना है। द्विध्रुव आघूर्ण म्यू बराबर Q इंटू डी होता है, इसको डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शंस नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिव पार्ट की तरफ होती है, ठीक है। जिसमें CCl4 का कभी आपको डाइपोल मूवमेंट पूछे, CCl4 का डाइपोल मूवमेंट 0 होता है और CH-Cl3 इसका इस CCl4 से ज्यादा होता है। ये अच्छे से इस ऑर्डर को याद करना। CH2Cl2 इसका डाइपोल मूवमेंट कंपेयर टू इस क्लोरोफॉर्म से ज्यादा होता है, फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड का तो 0 होता है। फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं भी अच्छे से पढ़ना है। यदि फिनोल की रिएक्शंस बच्चों डाइल्यूट HNO3 नाइट्रस एसिड के साथ में करवा दिया जाता है तो वहां पे एक प्रकार से NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है कमी मात्रा में, जो एक प्रकार से ऑर्थो और पेरा पे जुड़ेगा और पेरा एक प्रकार से मेजर प्रोडक्ट होगा। इस रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ना। इसका एक अच्छा ये बात इसके बारे में बोली जाती है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पेरा नाइट्रोफिनोल इंटर। पेरा नाइट्रोफिनोल तो इंटर और ऑर्थो एक प्रकार से इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद्यमान होते हैं तथा ऑर्थो एंड पेरा समावयवों को वाष्पीय आसवन यानी वाष्पीय आसवन से पृथक किया जा सकता है तथा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल भाप आसवन से द्वारा वाष्पित होता है। जबकि पेरा, यदि आपसे क्वेश्चंस पूछ ले कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल को अपन कैसे डिस्टिलिंग कर सकते हैं तो भाप स्टेम डिस्टिलेशन से, और पेरा को एक प्रकार से लेस वोलेटाइल होता है। इस रिएक्शंस को ये एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट दे रखा है, ये AR टाइप से क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। इसके बाद में बच्चों यदि फिनोल की रिएक्शंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। क्या रिएक्शंस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। यदि फिनोल की रिएक्शंस कंसंट्रेट HNO3 के साथ में करवा दिया जाता है, यदि फिनोल की रिएक्शंस कंसंट्रेट HNO3 के साथ में करवा दिया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है उसमें? NO2, जो एक प्रकार से ऑर्थो पेरा यानी ज्यादा से ज्यादा जितना जुड़ सकता है उतना वो जुड़ जाता है। कंसंट्रेट का मतलब होता है ज्यादा, सांद्र का मतलब होता है ज्यादा, जो ऑर्थो पेरा ऑर्थो पे जुड़ जाता है तो उसका जो कॉमन नेम होता है, इस प्रोडक्ट का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? पिक्रिक एसिड। इस
प्रोडक्ट का कॉमन नेम हो जाएगा, पिक्रिक एसिड इस प्रोडक्ट का कॉमन नेम हो जाएगा। आईपीएससी नेम भी पूछ ले तो बच्चों 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है जो पिक्रिक एसिड होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होते हैं। बाकी जैसे फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम अम्लीय होती है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों डाइमर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक अम्ल को कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी ज्यादा एसिडिक माना जाता है, यानी पिक्रिक एसिड मोर एसिडिक देन कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। पिक्रिक एसिड आर मोर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट इन पिक्रिक एसिड कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद में नेक्स्ट ये रिएक्शंस भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट इस रिएक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट इस रिएक्शंस को भी बच्चों आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। कौन सी रिएक्शंस को? यदि फिनोल की रिएक्शंस या फिनोल की अभिक्रिया, बच्चों ध्यान से इस रिएक्शंस को अपने माइंड में सेटलमेंट करो। यदि फिनोल की रिएक्शन CS2Br2 273 के साथ में, यानी कार्बन और सल्फाइड इस Br2, तो एक प्रकार से Br इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होता है, ये डोनेटिंग का काम करता है, जो एक प्रकार से यदि CS2 और Br2 के साथ में ये रिएक्शंस फिनोल की करवाते हो तो वो एक प्रकार से ऑर्थो और पेरा पे Br जुड़ जाता है, जिसमें जो पेरा पोजीशंस होती है वो एक प्रकार से बच्चों मेजर प्रोडक्ट होता है और ऑर्थो एक प्रकार से माइनर प्रोडक्ट होता है। इसके बाद में यदि फिनोल की रिएक्शंस 3Br2 से करवा दिया जाता है, ये तो नीट 2025 में भी क्वेश्चन आया था कि फिनोल की रिएक्शन 3Br2 से करवाते हैं तो वो किस प्रकार की पीपीटी देता है, तो उसका आंसर था व्हाइट पीपीटी। अनसेचुरेशन का टेस्ट देता है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो एक प्रकार से अनसेचुरेशन का टेस्ट देता है। तो 3Br2 जो ऑर्थो पेरा पे, जो एक प्रकार से ये ऑर्थो हो गया, ये पेरा पेरा हो गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ठीक है, जो एक प्रकार से व्हाइट पीपीटी या श्वेत अवक्षेप देता है। वेरी फेमस रिएक्शंस होती है बच्चों, वेरी फेमस रिएक्शंस होती है, आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से अच्छे से इसको याद करना है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस को आपको अच्छे से समझना है। कोल्बे विक्रिया, कोल्बे विक्रिया के बारे में सुनो। कोल्बे विक्रिया क्या होती है? कोल्बे विक्रिया में जो फिनोल की रिएक्शंस होती है, फिनोल की रिएक्शंस कोल्बे विक्रिया में ध्यान से सुनो। फिनोल की रिएक्शंस यदि NaOH के साथ में करवा दिया जाता है, फिनोल की रिएक्शंस NaOH के साथ में करवा दिया जाता है तो उसमें CO2 ONA बनता है, फिर CO2H+, फिर एक प्रकार से इसमें सैलिसिलिक एसिड का निर्माण हो जाता है। आईपीएससी नाम भी पूछ सकता है, तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आईपीएससी इसका नेम हो गया। इसके बाद में एक रिएक्शन है राइमर-टीमान अभिक्रिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर-टीमान अभिक्रिया। क्या होती है? देखो, राइमर-टीमान अभिक्रिया फिनोल की रिएक्शंस बच्चों क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ में करवा दिया जाता है तो इसमें इंटरमीडिएट बनता है डाइक्लोरोकार्बिन। फिर इसकी रिएक्शंस बेस के साथ में करवा दिया जाता है तो एक प्रकार से सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन होती है, सैलिसिल्डिहाइड बनता है, और आईपीएससी नाम हो गया 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसके बाद में फिनोल की यशदर्राज अभिक्रिया पढ़नी है। फिनोल की यशदर्राज अभिक्रिया, फिनोल की यशदर्राज अभिक्रिया भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि फिनोल की अभिक्रिया या रिएक्शंस जिंक के साथ में करवा दिया जाता है तो उसमें एक प्रकार से बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। ये फिनोल की यशदर्राज अभिक्रिया होगी। ऑक्सीडेशन देखो बच्चों, फिनोल का ऑक्सीडेशन Na2Cr2O7 के साथ में करवा दिया जाता है तो एक प्रकार से बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन या बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। ये बेंजोक्विनोन बच्चों वायु या एयर की उपस्थिति में फिनोल को धीरे धीरे गहरे रंग या क्विनोन में बदल देता है, ठीक है। इसके बाद में बेस्ट स्टडी फॉर मेथेनॉल एंड एथेनॉल। मेथेनॉल और एथेनॉल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। मेथेनॉल और एथेनॉल से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, मेथेनॉल और एथेनॉल से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेथेनॉल तथा एथेनॉल के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि मेथेनॉल की रिएक्शंस क्या होती है, रंग क्या होता है, कौन से एंजाइम होते हैं, इनके क्या उपयोग होते हैं, ठीक है। विक्टर मेयर टेस्ट, ये एक प्रकार से एल्कोहल का टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें 1 डिग्री एल्कोहल एक प्रकार से रेड कलर देता है, 2 डिग्री एल्कोहल एक प्रकार से ब्लू देता है और 3 डिग्री एक प्रकार से कलरलेस या व्हाइट
व्हाइट होता है, यानी आरबीसी इसकी ट्रिक होती है। आर 1 डिग्री अल्कोहल एक प्रकार से रेड कलर देता है, 2 डिग्री ब्लू देता है, 3 डिग्री व्हाइट कलर या देता ही नहीं। यदि एथेनॉल C2H5 यदि सुक्रोज की अभिक्रिया इन्वर्टेज एंजाइम के साथ में करवा देते हैं तो एक प्रकार से ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्मेशन होती है। यदि ग्लूकोज की अभिक्रिया जाइमेज एंजाइम के साथ में करवा देते हैं तो एक प्रकार से एथेनॉल का निर्माण होता है। मेथेनॉल और एथेनॉल के अच्छे से पढ़ना है। मेथेनॉल को कास्ट स्प्रिट या वुड स्प्रिट बोलते हैं और एथेनॉल को क्या बोलते हैं, आप अच्छे से देखना, रबिंग एल्कोहल, एथेनॉल। इसके बाद में पूरे इन एथेनॉल और मेथेनॉल के बारे में अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में एल्कोहल का विकृतीकरण पढ़ना है, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। अब जीवन में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये रिएक्शंस आपको अच्छे से पढ़नी है। जीवन में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये रिएक्शंस अच्छे से पढ़नी है। जीवन में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये रिएक्शंस अच्छे से पढ़नी है। यदि एथेनॉल की अभिक्रिया हाई टेम्परेचर या उच्च ताप पे करवा दिया जाता है, यदि एथेनॉल CH3CH2OH की अभिक्रिया हाई टेम्परेचर या उच्च ताप पे करवा दिया जाता है तो वहां पे एक प्रकार से एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके बाद में यदि इसकी लो टेम्परेचर के साथ में रिएक्शंस करवा दी जाती है एथेनॉल की, तो यहां बच्चों 4 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। तो एक प्रकार से लो टेम्परेचर पे एथेनॉल की रिएक्शंस करवा दिया जाता है तो ईथर की फॉर्मेशन होती है। इसके लिए अपने को 4 यूनिट लेना पड़ता है। इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 2 के लिए डाई इथाइल ईथर, ठीक है। इसको इथोक्सी इथेन भी बोलते हैं, इथोक्सी इथेन भी बोलते हैं। ये एक प्रकार से डाई इथाइल ईथर या इथोक्सी इथेन, किसी भी प्रकार का ऑप्शंस आपकी एग्जाम में एग्जामिनर दे सकता है। तो आपको हर एंगल से बच्चों एग्जाम में फिट होके जाना है, हर एंगल से आपको एग्जाम में फिट होके जाना है। इसके बाद में एक वेरी फेमस क्वेश्चन है विलियमसन संश्लेषण रिएक्शंस। ये ईथर की रिएक्शंस हो गई बच्चों, विलियमसन संश्लेषण ईथर सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस, ये ईथर की रिएक्शंस हो गई जो एक प्रकार से SN2 मैकेनिज्म के माध्यम से कंप्लीट होती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। एल्कोहल, फिनोल, ईथर, इसमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? पहले तो अच्छे से इन चीजों को समझो आप। ईथर में क्वथनांक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर की कंपेयर में ज्यादा होता है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर की तुलना में ज्यादा होता है, ठीक है। फिर अदर हाइड्रोकार्बन का होता है। ये ऑर्डर अच्छे से पढ़ना है, ये ऑर्डर आपकी डायरेक्ट, ये ऑर्डर आपकी एग्जाम में आ सकता है कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर की कंपेयर में ज्यादा होता है, फिर अदर हाइड्रोकार्बन या एल्कोहल। एक वेरी फेमस रिएक्शंस जो ये एग्जाम में इतनी ईथर की इतनी इंपॉर्टेंट फेमस रिएक्शंस है, इतनी फेमस रिएक्शंस है ये ईथर की जैसे इतनी फेमस है, यदि आपको मैक्सिमम ग्रुप अटैच होते हैं तो वहां पे SN1 रिएक्शंस होती है, ठीक है, जिसमें अपने पास में या SN1 मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शंस होते हैं तो बड़े का आयोडाइड बनता है, SN1 से रिएक्शंस होता है, HiHBr इसका ऑर्डर होता है। ये तो अपने पास में SN1 और SN2 में एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर होता है, जिसमें आयोडीन वहां जाके जुड़ेगा जहां पे मैक्सिमम संख्या में कार्बन जुड़े हो, तो फिर बड़े का तो आयोडाइड बनता है और छोटे का एल्कोहल बनता है। ये ईथर की मेन रिएक्शन है जिसमें 3 डिग्री हैलाइड की फॉर्मेशंस होती है, 3 डिग्री हैलाइड फॉर्मेशंस की रिएक्शंस होती है। इस रिएक्शंस को देखो बच्चों, ये आपकी एग्जाम में आ सकती है, इस रिएक्शंस को आप देखो, ये आपकी, अब इससे नीचे जितनी भी बातें आएगी वो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़े का आयोडाइड बनता है और छोटे का एल्कोहल बनता है। ये ईथर की मेन फेमस रिएक्शंस होती है। इसके बाद में CH3 CH2 CH3OH, जैसे इसका ब्रेकडाउन करते हैं तो बच्चों एक प्रकार से बड़े का एल्कोहल बन गया, छोटे का आयोडाइड बन गया, इसमें बड़े का एल्कोहल बन गया, छोटे का आयोडाइड बन गया। इन रिएक्शंस को याद ही करना आपको, इसमें ब्रेकडाउन होने के माध्यम से कौन स्टेबल बन रहा है, ठीक है। इस रिएक्शंस को तो आपको बता दिया SN1 के माध्यम से शो हो रही है, ठीक है। इसमें ये बड़े का आयोडाइड बन गया, छोटे का एल्कोहल बन गया। ये भी वेरी वेरी फेमस रिएक्शंस है। इसमें इसका ब्रेक डाउन करोगे तो एक में तो फिनोल बन जाएगा, एक में आयोडीन जुड़ जाएगा एक रिंग पे जाके। ये सारी बातें 1 बाय 1 क्वेश्चंस के माध्यम से अपन ने सोल्व कर ली, ठीक है। इसके बाद में एक रिएक्शंस और समझो आप, एनिसोल की रिएक्शंस। यदि एनिसोल की जितनी भी रिएक्शंस दे रखी है उनको अच्छे से पढ़ना है कि एनिसोल के क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, एनिसोल्स के क्या क्या क्वेश्चंस। एनिसोल की HI के साथ में रिएक्शंस होती है तो उसमें फिनोल की फॉर्मेशंस होती है,
यानी नाइट्रोकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, हेलोजिनेशंस, ये अच्छे से फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशंस, एसाइलेशंस, इन रिएक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। लास्ट में एक चीज बता देता हूं मैं बच्चों आपको, लास्ट में मैं आपको एक चीज बता देता हूं। वो चीज क्या बतानी है कि जिंदगी में बहुत सारे रास्ते मिलेंगे आपको भटकाने के लिए, लेकिन आपको मजबूती से एक ही लक्ष्य पे, एक ही पथक्रम पे चलना है। एक ही पथक्रम पे चलोगे तो आप 100% सक्सेस होके आओगे। जैसे ये मेरी बात सुनो आप, जैसे अपन किसी पत्थर को, बेटा एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं लाइफ में सक्सेस होने की। जैसे अपन किसी पत्थर को तोड़ते हैं, पहली चोट में पत्थर नहीं टूटा, दूसरी चोट में पत्थर नहीं टूटा, तीसरी चोट में पत्थर नहीं टूटा, और चौथी चोट में यदि पत्थर टूट जाता है तो उसमें आप ऐसे मत समझना कि वो चौथी चोट में पत्थर टूटा है। हाँ, मैं मानता हूं कि वो दिख रहा अपने को चौथी चोट में टूटा हुआ है, लेकिन उसमें बच्चों उन जितनी भी तीन जो चोटें बच गई, फर्स्ट चोट, सेकंड चोट और थर्ड चोट, उनका भी उतना ही योगदान है जितना चौथी चोट का है, क्योंकि उनके एफर्ट्स ऐड होते हैं। जितने भी आपने कोशिश करी वो सारे एक ना एक दिन एफर्ट्स ऐड होंगे, और ऐड होंगे तो वो एग्जाम में रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस दुनिया में नेगेटिविटी बहुत है, लेकिन आपको हमेशा एक पॉजिटिव वातावरण जनरेट करना है, पॉजिटिव वातावरण जनरेट करना है, और अपने आप को चाहे जैसा समय आ जाए, चाहे जैसे अपने अनुकूल परिस्थितियां हो, चाहे विपरीत परिस्थितियां, अपोजिट परिस्थितियां हो, लेकिन अपने को मजबूती से लड़ना है। और जो बंदे मजबूती से लड़ते हैं, वक्त लग सकता है लेकिन 100% शख्सियत मिलती है। जो बंदे मजबूती से लड़ते हैं उनको समय लग सकता है, लेकिन एक ना एक दिन सही वक्त पे उनकी जीत होती है। आज आपका वक्त बुरा है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप से ये प्रॉमिस या वादा करो कि आज के 5 साल बाद में मेरा वक्त ऐसा आए कि मैं दुनिया में जिस चीज पे हाथ रखूं वो चीज मेरी हो। वो शिक्षा से कर सकते हो आप बच्चों। जिंदगी में हर चीज फेल हो सकती है, एक मेरा ये वेरी फेमस डायलॉग है, जिंदगी में हर चीज फेल हो सकती है, लेकिन शिक्षा और शिक्षा एजुकेशन और जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो कभी फेल नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि अपन जैसे ही किसी चीज के बारे में सोचे, जैसे किसी चैप्टर के बारे में मैं सोच रहा हूं, और उस चैप्टर को, जैसे आज मैंने ये पढ़ाया एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, इसमें कितने फेमस कंसेप्ट बन सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट बातें बन सकती है, कितनी रिएक्शंस है, कितनी नेम रिएक्शंस है, कितने टेस्ट दे रखे हैं, कितने इसमें जो रिएक्शंस के रिएजेंट होते हैं, किस प्रकार की रिएक्शंस को अपन स्टार्टिंग से एंडिंग तक कंप्लीट करते हैं। 10-15 कंसेप्ट है, 1 से 15 पन्नों की आप जैसे ही स्टडी करते हो तो बच्चों जिंदगी में हर चीज अपने माइंड में, जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा उससे पहले अपने माइंड में वो चीजें आ जाएगी। अब दूसरी बात ये बता देता हूं मैं, बच्चों के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, कि सर हम पढ़ते तो बहुत है, हम अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो तो बच्चों हम भी कर रहे हैं, हम भी हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। भूलना इंसान की फितरत होती है। यदि आप किसी चीज को भूलोगे नहीं तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? जैसे आज केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। आज बैठ के इस चैप्टर ने जैसे आपने पढ़ लिया, 2 घंटे में चैप्टर खत्म हो गया, 2 घंटे में चैप्टर फिनिश। तो बच्चों 1 घंटा इस चैप्टर की एनालिसिस, आकलन या जांच को दो। यार इस चैप्टर में ऐसी कौन सी चीज है जो एग्जाम में आ सकती है, या ऐसी कौन सी चीज है जो कई बार एग्जामों में आ गई, या ऐसी कौन से क्वेश्चन है जो और बन सकते हैं। इसमें एक फिक्स सा सिलेबस होता है, इसको ही बार बार रिवाइज मारा जाता है। और भूलना इंसान की फितरत होती है। अपन यदि किसी चीज को भूलेंगे नहीं तो जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ सकते। अपने आसपास का इन्वायरमेंट बच्चों ऐसा पॉजिटिव रखो जो पॉजिटिव बातें करे। नेगेटिविटी के लिए तो संसार में दुनिया भरी है, लेकिन अपने को एक सही कर्तव्य पथ पे चलना है और अपना एक लक्ष्य बनाओ। बच्चों अपना एक लक्ष्य बनाओ कि मेरे को जिंदगी में ये चीज प्राप्त करनी है तो करनी है। बस दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फाइनल जिस भी लक्ष्य पे मैं जाऊंगा, जैसे किसी एग्जाम को देने जाऊंगा तो वहां क्वेश्चंस आएगा, 4 ऑप्शंस आएंगे, तो दुनिया के कोई बंदे साथ नहीं जाएंगे।
वहां मैं खुद अकेला जाऊंगा और मेरी मेहनत, मुझे ईश्वर भी उन्हीं बंदों का ही हेल्प करता है बच्चों जो मेहनत करते हैं। जीवन में बच्चों चाहे जैसा समय आ जाए, जीवन में चाहे जैसा वक्त आ जाए, लेकिन अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं। देखो, अच्छे बुरे दिन बच्चों सबके आते हैं, लेकिन जीवन में हमेशा अपनी मेहनत पे भरोसा रखना और इस बुरे दौर पे अपने आप को इतना स्टिक या मजबूती के साथ में लड़ना, सुनना सबकी लेकिन करना अपने मन की। और जिंदगी में अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि अपने फैसले लेने की खुद की अपनी प्रियोरिटी होनी चाहिए कि अपन जो फैसला लेंगे वो हमेशा करेक्ट ही निकलेगा। अपन दुनिया गलत कर सकती है लेकिन ईश्वर कभी किसी के साथ में गलत नहीं करता। इसलिए खुद के कॉन्फिडेंस को इतना मजबूत कीजिए कि ये काम मेरे से नहीं हुआ तो दुनिया में किसी से नहीं हो सकता, ये काम मेरे से नहीं हो सकता तो दुनिया में किसी से नहीं हो सकता। ये फील्ड मेरा है, इसमें मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूं, मैं बहुत अच्छी तरीके से इस फील्ड के खेल को खेलता हूं। और जो माइंड में जो नेगेटिव विचार हैं, जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव इन्वायरमेंट के लोग आपके माइंड में चीजों को ट्रांसफर कर रहे हैं, उन सब चीजों को दूर हो जाओ, सब दुनियादारी से दूर हो जाओ। कुछ दिन बाद में आपकी बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आना है बच्चों। थैंक यू।